हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। साथियों, हम लोग यूपी पीसीआर 2023 के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे थे और अभी जो टेस्ट सीरीज सॉल्व कराया जा रहा है वह जीएस वर्ल्ड द्वारा पब्लिश किया गया टेस्ट सीरीज है, जिसके अंतर्गत हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। और यह टेस्ट सीरीज जो है 3 पार्ट में आएगा। पहले पार्ट में 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, दूसरे पार्ट में 50 और तीसरे पार्ट में 50 प्रश्नों को, और ऐसे करके 150 प्रश्न जो एक प्रैक्टिस सेट में है उनको सॉल्व कराया जाएगा। ठीक है, तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन प्रॉपरली आप लोगों तक पहुंचता रहे। और इसमें जो बेसिकली जो टेस्ट सीरीज सॉल्व कराया जाएगा, इकोनॉमी वाले पार्ट को सॉल्व कराया जाएगा। ठीक है, मतलब इसमें जो भी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे वो इकोनॉमी से रिलेटेड मिलेंगे। ठीक, तो आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए इसी के साथ जो है वीडियो की शुरुआत करते हैं। और कोई कन्फ्यूजन हो, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और यह जैसे ही यह 150 प्रश्नों की जो श्रृंखला है, ठीक है, वह जैसे पूरी होगी तो इसका जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा। तो जिन लोगों को पीडीएफ की ज़रूरत हो वो वहाँ से पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं और पीडीएफ डाउनलोड करके देख सकते हैं। वैसे मुझे नहीं लगता कि पीडीएफ डाउनलोड करने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप लोग टेस्ट सीरीज को अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं तो मान कर चलिए कि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमिलित करना है। यह अर्थव्यवस्था के क्षेत्र दिए गए हैं और यह संबंधित गतिविधियाँ दी गई हैं। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत क्या आता है, तृतीयक के अंतर्गत चतुर्थक और पंचम के अंतर्गत क्या आता है, ये आपको बताना है। तो जहाँ तक प्राथमिक क्षेत्र की बात है, इसमें प्राथमिक संसाधनों की दोहन से जुड़ी गतिविधियाँ जो हैं वह प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं, तो इसका 3 हो जाएगा। तृतीयक क्षेत्र की अगर हम बात करें, तृतीय के क्षेत्र के अंतर्गत वे सभी गतिविधियाँ आती है जिसके अंतर्गत सेवाओं का उत्पादन होता है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत आ जाएगा फोर्थ। और चतुर्थ क्षेत्र की अगर हम बात करें, चतुर्थ क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएगा जैसे अनुसंधान वगैरह पे जो खर्च किया जाता है। ठीक है, मतलब कह सकते हैं कि वैज्ञानिक खोज जो की जाती हैं, ठीक, अनुसंधान से रिलेटेड या फिर से जो भी हो, वो सब चतुर्थ क्षेत्र के अंतर्गत आ जाते हैं। तो ये जो है सी का 2 हो जाएगा। और पंचम क्षेत्र जो शीर्ष निर्णय से जुड़ी गतिविधियाँ जो सरकार द्वारा निर्णय ली जाती हैं, चाहे वो राष्ट्रीय हो अंतर्राष्ट्रीय हो, वो आपके आते हैं पंचम क्षेत्र या 5वें क्षेत्र के अंतर्गत। तो इसका हो जाएगा ए। और इसका अगर हम बात करें तो इसका आपका सी जो है वह सही हो जाएगा। ए का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का 1। तो आप लोग देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, मिश्रित बैंकिंग निम्नलिखित में से क्या है। मिश्रित बैंकिंग की अगर हम बात करें तो यह क्या है, जब वाणिज्यिक और निवेश बैंकिंग की गतिविधियां एक साथ करती है। जब वाणिज्यिक बैंक निवेश और बैंकिंग की गतिविधियां एक साथ करती हैं तब उसे मिश्रित बैंक की कैटेगरी में रखा जाता है या उसे मिश्रित बैंक कहा जाता है। ठीक है, जब वह निवेश से संबंधित और बैंकिंग से संबंधित दोनों गतिविधियों को साथ साथ करती है तब वह मिश्रित बैंक की कैटेगरी में आती है। तो इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए। भारत में पोषक तत्व पर आधारित सब्सिडी कब शुरुआत की गई थी। पोषक तत्व पर आधारित सब्सिडी की शुरुआत जो की गई थी वह आपके 2010 में की गई थी। ऑप्शन बी जो है वो सही है। देखिए, पोषक तत्व पर आधारित सब्सिडी की शुरुआत जो है 2010 में की गई थी। इसके अंतर्गत क्या है कि पोषक तत्वों की मात्रा के आधार पर यूरिया को छोड़ करके सब्सिडी वाले फास्फेट और पोटास उर्वरकों के प्रत्येक ग्रेड पर वार्षिक आधार पर तय की गई सब्सिडी की एक निश्चित राशि दी जाती है। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में से क्या एक संपत्ति या सुरक्षा से संबंधित जोखिम कम करने के लिए एक निवेश है। हेजिंग, अटकलबाजी, अंतरपणन या सट्टेबाजी। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। हेजिंग जो है यह संपत्ति या सुरक्षा से संबंधित जोखिम को कम करने के लिए निवेश किया जाता है, जिसे हम हेजिंग कहते हैं। तो ऑप्शन ए जो है वो सही है। इनमें से कौन सा राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम अर्थात एफआरबीएम जो है उसमें निर्धारित नहीं किया गया है। एफआरबीएम एक्ट जो 2003 में आया था उसके बारे में पूछ रहा है कि कौन सा जो है सही नहीं है। ठीक है, राजस्व घाटे का उन्मूलन, प्राथमिक घाटे का उन्मूलन, कुछ परिस्थितियों को छोड़ करके केंद्र सरकार का आरबीआई से उधार न लेना, या जीडीपी के प्रतिशत के रूप में किसी भी वित्तीय वर्ष में सरकारी गारंटी तय करना। बताइए इसका सही आंसर क्या है। क्या जो है राजकोषीय उत्तरदायित्व और या फिर से राजकोषीय उत्तरदायित्व बजट प्रबंधन अधिनियम या फिर से एफआरबीएम के अंतर्गत शामिल नहीं है। इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन बी। प्राथमिक घाटे के उन्मूलन की बात इसमें नहीं की गई है, जबकि राजस्व घाटे का उन्मूलन कुछ परिस्थितियों को छोड़ करके केंद्र सरकार द्वारा आरबीआई से उधार न लेना, इसे भी शामिल किया गया है। जीडीपी के प्रतिशत के रूप में किसी भी वित्तीय वर्ष में सरकारी गारंटी तय करना, इसको भी एफआरबीएम एक्ट में शामिल किया गया है, जबकि प्राथमिक घाटा का जो उन्मूलन है वह एफआरबीएम एक्ट में शामिल नहीं है। नेक्स्ट देखिए,
और प्राथमिक घाटे की अगर हम बात करें कि प्राथमिक घाटा होता क्या है, तो राजकोषीय घाटा जो होता है, ठीक है, तो उसमें क्या है कि एक वर्ष में बजट के माध्यम से जो पेश किया जाता है और उसमें क्या है कि कुछ ऋण भी ली जाती है सरकार द्वारा। जैसे अभी हाल ही में जो बजट पेश हुआ है उसमें सबसे ज़्यादा जो बोरविंग है वह उधार से प्राप्त हुआ है सरकार को। तो अगर हम उधार ले रहे हैं तो उस पर हमें ब्याज भी तो देना होगा। तो जो ब्याज देना है हमें उसको अगर माइनस कर दे, ऋण वाले हिस्से में से जो ब्याज का भुगतान करना है उसको माइनस करने के बाद अगर हम राजकोषीय घाटे की गणना करते हैं तो उसे जो कहा जाता है वो प्राथमिक घाटा कहा जाता है। सिंपल सी बात है, अगर हम बोले तो प्राथमिक घाटा बराबर होता है राजकोषीय घाटा माइनस आपका ब्याज। ठीक है, यह ठीक है, यह जो है इसको कह सकते हैं कि यह जो है उससे वो किया गया है। नेक्स्ट देखिए, भारत का पहला एक्वा मेगा फूड पार्क कहाँ चालू किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में भारत का पहला एक्वा मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया गया है और यह जो है पश्चिमी गोदावरी जिले के भीमावरम मंडल के टुंडुरु गांव में गोदावरी मेगा एक्वा फूड पार्क के नाम से जो है इसकी स्थापना की गई है या इसकी शुरुआत की गई है। तो ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश के बाद यूनिवर्सल बैंकिंग की अवधारणा अस्तित्व में आई थी? यूनिवर्सल बैंकिंग की अवधारणा जो है किसकी सिफारिश के बाद अस्तित्व में आई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, एच आर खान समिति की सिफारिश के आधार पर यूनिवर्सल बैंकिंग की अवधारणा जो है अस्तित्व में आई थी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। किस पंचवर्षीय योजना के द्वारा भारतीय बुनियादी ढांचे में राजमार्गों को जोड़ा गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए, पाँचवीं पंचवर्षीय योजना। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना जिसका जो समय था वह 1974 से लेकर के 1979 तक था। ठीक है, और इसी पंचवर्षीय योजना में भारतीय बुनियादी ढांचे में राजमार्ग को जोड़ने की बात की गई थी। ठीक, तो ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियां प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं, ये आपको बताना है। मत्स्य उत्पादन या मत्स्य पालन हो गया, डेयरी हो गया, मधुमक्खी पालन, सुई निर्माण, वाइट कॉलर हैकिंग, इसके अंतर्गत क्या आएंगे? इसका जो सही आंसर साथियों देखिए, इसमें मत्स्य पालन भी प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, डेयरी भी आता है और मधुमक्खी पालन भी आता है। जबकि सुई निर्माण हो गया या वाइट कॉलर हैकिंग जो है यह प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आती हैं। तो इसका जो सही आंसर वो जाएगा 1, 2 और 3। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। प्राथमिक क्षेत्रों की हम बात करें, कृषि हो गया, खनन, मत्स्य पालन, वानिकी, पशुपालन, डेयरी से संबंधित हो गया, ये सभी गतिविधियां जो है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, जबकि सुई निर्माण जो है यह विनिर्माण क्षेत्र के अंतर्गत आता है, द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। वाइट कॉलर हैकिंग जो है यह सेवा प्रदान किया जा रहा है इसके माध्यम से। ठीक है, तो यह जो है तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी, चौथी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जो है 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। और यह कब किया गया था? 1969 में जो है 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ठीक है, और इसका काल भी जो है चौथी पंचवर्षीय योजना का, यह भी 1969 से लेकर के 1974 तक था। और 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। इसके बाद पुनः जो है 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था और वह किया गया था 1980 में। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बुल तथा बियर शब्द किस क्षेत्र से जुड़े हैं? इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन ए, तो आप लोगों को पता ही होगा, ऑप्शन सी, शेयर बाजार से। बुल और बियर अगर हम बात करें, बुल जो है वह इकोनॉमी या फिर से अर्थव्यवस्था में तेज़ी की ओर इशारा करता है। ठीक है, इसका बुल मतलब जो सांड है, सांड क्या है कि अपनी सींग से उठा करके फेंकता है। ठीक है, तो ये जो है ये उम्मीद लगाता है कि अर्थव्यवस्था जो है तेज़ी से आगे बढ़ेगी या ऊपर जाएगी, इसमें उछाल होगा। ठीक है, बुल मानता है कि अर्थव्यवस्था में तेज़ी से उछाल होगा। बियर क्या है कि भालू जो है अपने पंजों से किसी को खींचता है। ठीक है, और यह जो है यह मानता है कि अर्थव्यवस्था में मंदी आएगी, अर्थव्यवस्था डाउन फ्लो की तरफ जाएगा। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बुल क्या इशारा करता है, बियर क्या इशारा करता है, इंपॉर्टेंट है, कभी कभी प्रश्न जो है बन जाते हैं। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत किस रैंक पे है, या भारत की जो रैंकिंग है वह क्या है? इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन ए, भारत जो है 2022 में 107वें स्थान पे था। और अगर हम 2021 की बात करें तो 2021 में भारत 101वें स्थान पे था और 2022 में 107वें स्थान पे, मतलब कह सकते हैं कि 6 अंकों की जो है इसमें गिरावट आई है। ठीक है, कम से कम 2 वर्षों का इंडेक्स जो है आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि यूपी पीसीएस में कभी कभी क्या है ना कि 1 वर्ष 2 वर्ष पीछे के इंडेक्स भी पूछ लिए जाते हैं। ठीक, तो 2022 में
भारत ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 107वें स्थान पे था और 2021 में 101वें स्थान पे था। ऑप्शन ए सही है। मुद्रास्फीति मापने का निर्देशांक क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, थोक मूल्य सूचकांक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। मतलब मुद्रास्फीति जो मापा जाता है वह WPI के माध्यम से भी मापा जाता है और CPI के माध्यम से भी मापा जाता है। ठीक है, तो मतलब इसका जो इंडेक्स है मुद्रास्फीति मापने का वह दोनों है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। मतलब इसमें जो देखिए WPI के माध्यम से जो मापा जाता है वह थोक मूल्य के स्तर पे मापा जाता है, थोक पे कितना उपभोग हो रहा है, उत्पादन हो रहा है, इस पे मापा जाता है और मुद्रास्फीति क्या है। और CPI के स्तर पे जो मुद्रास्फीति की गणना की जाती है वह कंज्यूमर मतलब उपभोक्ता जो खुदरा स्तर पे मापा जाता है कि लोगों द्वारा जो मुद्रास्फीति है, कितना उपभोग किया जा रहा है, कितना क्या हो रहा है, उस स्तर पे मापता है। ठीक है, तो WPI जो है थोक स्तर पे मापता है और CPI जो है वह खुदरा स्तर पे मापता है। नेक्स्ट देखिए, जब अर्थव्यवस्था में रोजगार निर्माण में कमी आती है तब स्थिति क्या होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मंदी। रोजगार जब नहीं मिलेगा तो क्या होगा? लोगों के पास खर्च करने के लिए पैसे नहीं होंगे, पैसे नहीं होंगे मतलब अर्थात गरीबी आएगी, और जब गरीबी आएगी, पैसे नहीं है तो वह कुछ उपभोग नहीं कर पाएंगे। ठीक है, मतलब कुछ खरीद नहीं पाएंगे, और जब कुछ खरीद नहीं पाएंगे तो मार्केट में क्या होगा कि मार्केट मंदी की ओर अग्रसर होगी। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। हरित क्रांति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? हरित क्रांति शब्द के प्रतिपादक विलियम गॉड थे। भारत में हरित क्रांति के सूत्रधार जो हैं वह MS स्वामीनाथन थे। बीज यहाँ जो आया था वह मैक्सिको से आयात किया गया था। और हरित क्रांति से सर्वाधिक सकारात्मक प्रभाव जो है वो गेहूं को देखने को मिला। मतलब हरित क्रांति से सर्वाधिक लाभान्वित जो फसल है वह गेहूं था। आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चारों विकल्प सही सुमेलित हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि हरित क्रांति शब्द का सबसे पहले जो प्रयोग है या सबसे पहले जो प्रतिपादन किया गया था वह विलियम गॉड द्वारा किया गया था। ठीक है, यह इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, वर्तमान में भारत में रक्षा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रतिशत स्वचालित मार्ग से और सरकारी मार्ग के माध्यम से क्रमशः कितना है? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। देखिए, स्वचालित मार्ग से जो FDI है वह 74% हो गया है और सरकारी मार्ग से रक्षा क्षेत्र में 100% हो गया है। ठीक, पहले कितना था? पहले जो है स्वचालित मार्ग से रक्षा क्षेत्र में FDI का आगमन जो है वो 49% था। ठीक, और सरकारी मार्ग से था 74%। लेकिन इसमें बदलाव किया गया और अभी वर्तमान में जो स्थिति है उसके अकॉर्डिंग ये है कि स्वचालित मार्ग से रक्षा क्षेत्र में जो FDI है वह 74% हो गया है और सरकारी मार्ग से FDI रक्षा क्षेत्र में 100% हो गया है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, ऑप्शन बी सही है। रुपए की क्रय क्षमता से तात्पर्य क्या है? मुद्रा द्वारा वस्तुओं और सेवाओं की क्रय की गई मात्रा को रुपए की क्रय क्षमता कहते हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। क्रय क्षमता का तात्पर्य है कि आप 1 रुपये में कितना सामान खरीद पा रहे हैं। ठीक है, अभी मान लीजिए कि 1 रुपये में आपको 5 टॉफ़ी मिल रही है, आगे चल के अगर 1 रुपये में आपको 3 टॉफ़ी मिलती है तो इससे क्या है? इससे ये है कि रुपये की जो क्रय क्षमता है वह कम हुई है। और परसेंटेज के हिसाब से अगर देखा जाए, अगर इसको हम 100% मान लें, ठीक, मान लीजिए 10 टॉफ़ी मिल रहा है और अभी 5 टॉफ़ी मिल रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि रुपये की जो क्रय क्षमता है वो 50% कम हुआ है। ठीक है, मान लीजिए 1 रुपये में पहले 10 टॉफ़ी खरीद रहे हैं, फिर 1 रुपये में इसके बाद जो खरीद रहे हैं वो 5 टॉफ़ी मिल रहा है। तो पहले 10 मिलता था, अभी 5 मिल रहा है, तो रुपये की क्रय क्षमता में कितने प्रतिशत की कमी हुई है? 50% की। ठीक है, इस तरह जो है रुपये की जो क्रय क्षमता है वह देखा जाता है। इसके लिए एक बास्केट का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि एक बास्केट है, उसे जो है अगर वैश्विक स्तर पे देखना हो तो जैसे एक बास्केट में कुछ वस्तुएं खरीदी जाती हैं भारत में, ठीक है, $1 में भारत में वस्तुएं खरीदी जाती हैं, वही वस्तुएं सेम अमेरिका में खरीदी जाती हैं और वो देखा जाता है कि $1 में भारत में कितनी वस्तुएं आ रही हैं और अमेरिका में कितनी वस्तुएं खरीदी जा रही हैं। ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग जो है रुपए की क्रय क्षमता को देखा जाता है। और अभी वर्तमान में अगर हम देखा जाए वैश्विक स्तर पे, इसे PPP या परचेजिंग पावर पैरिटी भी कहा जाता है, इसके नाम से भी जाना जाता है रुपए की क्रय क्षमता के मामले में। और इसके अकॉर्डिंग जो है भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी, सहकारी कृषि।
इसमें पूछ रहा है कि भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है। जनसंख्या का दबाव यह है, भूजोत का छोटा आकार ये भी है, पारंपरिक तकनीकी का प्रयोग करना, मतलब नवीन जो तकनीकी हैं, जो वैज्ञानिक तकनीक है उनका प्रयोग न करके पारंपरिक तकनीक का अगर हम प्रयोग करते हैं तो ये भी कृषि की निम्न उत्पादकता की ओर इशारा करेगा। कह सकते हैं कि इससे भी कृषि की उत्पादकता निम्न होगी। लेकिन सहकारी कृषि से क्या होता है कि उत्पादकता में वृद्धि होती है, तो ऑप्शन सी जो है यह नहीं होगा, जबकि ए, बी और डी जो है यह जो है निम्न उत्पादकता के लिए उत्तरदायी हैं। जीडीपी की अवधारणा में निम्न में से जियोग्राफिकल बाउंड्री के अंतर्गत कौन से क्षेत्र सम्मिलित नहीं है? कौन से क्षेत्र इसके अंतर्गत शामिल नहीं है? विदेशों में स्थित दूतावास एवं सैन्य अड्डे, विदेशों में स्थित भारतीय संस्कृति के मंदिर, दो या दो से अधिक देशों के मध्य सीमा क्षेत्र, समुद्री सीमा। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन डी। इसमें पूछ रहा है क्या कि कौन से क्षेत्र बाउंड्री इसे मतलब किसी देश के ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो आपका विदेश में स्थित भारतीय संस्कृति के मंदिर यह नहीं आएंगे, और दो या दो से अधिक देशों के मध्य जो सीमा क्षेत्र है यह जो है नहीं आता है। जबकि विदेशों में स्थित दूतावास हो गया, सैनिक अड्डे हो गए, या फिर से समुद्री सीमा हो गया, जो किसी देश का एक्सक्लूसिव मैरीटाइम जोन होता है, वह जो है उस देश के अंतर्गत या उस देश को बिलोंग करता है। और अगर हम बात करें, मान लीजिए भारत में किसी दूसरे देश का दूतावास है, तो भारत में जो दूतावास है वह उस देश को बिलोंग करता है जिस देश का वह दूतावास है। ठीक है, मतलब मान लीजिए कि अमेरिका का दूतावास जो भारत में है, वह एरिया जितने में वह दूतावास फैला है वह किस देश का माना जाएगा? वह अमेरिका का माना जाएगा। और अमेरिका में भारत का जो दूतावास है वह क्षेत्र जो है टोटल जितने में दूतावास है वह भारत का माना जाएगा। ठीक है, तो ये भी जो है उस देश को बिलोंग करता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि यह जो दूतावास वगैरह होते हैं वह उस देश को बिलोंग करता है जिस देश का दूतावास होता है, चाहे वह किसी भी देश में क्यों ना हो। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, जवाहर रोजगार योजना का उद्देश्य क्या है? जवाहर रोजगार योजना का उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को रोजगार देना, बेरोजगार युवकों को रोजगार देना, ग्रामीण सामाजिक और आर्थिक ढांचे को सुदृढ़ करना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तीनों विकल्प सही हैं। और अगर हम बात करें जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत, अगर ये पूछ ले कि इसकी शुरुआत कब की गई थी, तो इसकी शुरुआत हुई थी 1 अप्रैल 1989 को। 1 अप्रैल 1989 को जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एनबीएफसी के बारे में कौन सा कथन सही है? एनबीएफसी जिसे नॉन बैंकिंग कंपनीज भी कहा जाता है। ठीक है, जो बैंकिंग गतिविधियों से जुड़े होते हैं लेकिन वो बैंक नहीं होते हैं। इसमें पूछ रहा है उसके बारे में कौन सा कथन सही है? एनबीएफसी बिना बैंकिंग लाइसेंस के बैंक से संबंधित सेवाएं प्रदान करती है। एनबीएफसी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर लोगों से पैसा जुटाती है। एनबीएफसी निर्दिष्ट क्षेत्र की ऋण जरूरतों को समय पर और लचीले तरीके के साथ पूरा करती है। एनबीएफसी की नियामक संस्था आरबीआई है। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन डी। चारों विकल्प इसके सही सुमिलित हैं। ठीक है, यह बैंक नहीं होते हैं लेकिन बैंक से जुड़े सभी गतिविधियां मतलब करते हैं, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से करें या अप्रत्यक्ष रूप से करें, और इनका जो नियंत्रण है वो भी आरबीआई के पास होता है। ठीक है, इन्हें जिसे छाया बैंक भी कहा जाता है। यह जो है आपकी यूपीएससी में क्वेश्चन एक बार पूछ लिया था, एनबीएफसी के रूप में नहीं, छाया बैंक के बारे में पूछा था कि छाया बैंक किसे कहा जाता है। ठीक है, तो बन सकता है। नेक्स्ट देखिए, फिलिप वक्र निम्नलिखित में से किसके मध्य संबंध को दर्शाता है? इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन बी, मुद्रास्फीति और बेरोजगारी। फिलिप वक्र का मानना यह है कि जैसे मान लीजिए अगर बेरोजगारी बढ़ रही है तो क्या होगा कि लोगों का उपभोग कम होगा, और जब उपभोग कम होगा तो इससे क्या होगा कि मुद्रास्फीति कम होगी, क्योंकि लोग ज़्यादा कुछ परचेज ही नहीं करेंगे, खरीदेंगे ही नहीं, और जब खरीदेंगे ही नहीं तो मार्केट में सामान जो है उनकी अधिकता होगी, और जब अधिकता होगी तो सामान जो है सस्ते होंगे और इससे मुद्रास्फीति कम होगी। लेकिन फिलिप वक्र ये बताता है कि मुद्रास्फीति या बेरोजगारी होने के बाद जो है अगर मुद्रास्फीति बढ़ती है तो इसका आकलन किया गया था फिलिप द्वारा। इन्होंने एक वक्र के माध्यम से इसे समझाया था कि एक तरफ जो है बेरोजगारी बढ़ती है, दूसरी तरफ मुद्रास्फीति भी बढ़ रही है। ठीक है, और इसमें जो पूछ भी लेता है कि इसके पीछे मुख्य कारण क्या है, तो इसके फिलिप वक्र में जो बताया गया है कि मुद्रास्फीति और बेरोजगारी जब एक साथ साथ बढ़ती है तो इसके पीछे जो कारण होता है वो संरचनात्मक कारण होता है। ठीक है, न कि मांग जनित होता है। इसके मध्य इसके पीछे जो कारण होता है वो संरचनात्मक कारण होता है। जैसे मान लीजिए अगर पेट्रोल की डिमांड ना भी हो लेकिन अगर कच्चे तेल का मूल्य बढ़ जाए तो अंतिम रूप से उत्पादित मूल्य पेट्रोल का मूल्य क्या होगा, वो तो जाहिर सी बात है बढ़ेगा।
ठीक है, या फिर से उसका जो ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट है वो बढ़ जाए। पेट्रोल जैसे अगर जहाँ से आ रहा है कच्चा तेल, उसके जो परिवहन का खर्च है वो बढ़ जाए। क्रूड ऑयल जो है अभी मतलब एकाएक जो है $100 के पार चला जाए, 150 डॉलर पर बैरल हो जाए, तो इससे क्या है, इससे सरकार चाहकर भी पेट्रोल के दाम को कम नहीं कर सकती। भले ही पेट्रोल का डिमांड ना हो, लेकिन पेट्रोल का मूल्य बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि उसके पीछे जो कॉस्ट है वह बढ़ रहा है। तो फिलिप वक्र ने ये बताया था कि मुद्रास्फीति के पीछे जो बेरोजगारी और मुद्रास्फीति साथ साथ होती है, उसके पीछे जो कारण होता है वो संरचनात्मक कारण होता है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन बन जाए कि जब मुद्रास्फीति और बेरोजगारी साथ साथ होती है उसके पीछे कौन से कारण उत्तरदायी होते हैं, तो आप याद रखिएगा उसके पीछे संरचनात्मक कारण उत्तरदायी होते हैं। और इसका जो निर्धारण है या फिर से जिसे जो दर्शाया था वह फिलिप द्वारा दर्शाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बैंक दर वह ब्याज दर है जिस पर आरबीआई द्वारा अपने ग्राहकों को दीर्घकालीन सरकारी कंपनियों एनबीएफसी इन सबको छोड़ करके ऋण दिया जाता है। रेपो रेट वह दर है जिस पर आरबीआई द्वारा अपने ग्राहकों को लघु अवधि के लिए ऋण दिया जाता है। बताइए इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही हैं। बैंक दर पे आरबीआई लंबी अवधि का ऋण देता है और रेपो रेट पे आरबीआई कम अवधि का ऋण देता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नगद आरक्षित अनुपात अर्थात सीआरआर, इसके अंतर्गत देश के सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को अपनी सकल जमाओं का एक विशेष हिस्सा अपने पास सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में निवेशित मतलब अनिवार्य रूप से रखना होता है। सांविधिक तरलता अनुपात या फिर एसएलआर, इसके अंतर्गत देश के सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को अपनी कुल जमाओं राशि का एक विशेष हिस्सा आरबीआई के पास नगद रूप में रखना अनिवार्य होता है। आपको बताना है कौन सा कथन सही है। इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, दोनों विकल्प गलत हैं। ठीक है, देखिए सीआरआर जो है, सीआरआर वह हिस्सा होता है बैंकों का जो अनिवार्य रूप से आरबीआई के पास रखना होता है। ठीक है, और एसएलआर वो है जो बैंकों की कुल जमा राशि का वह हिस्सा है जिसे अनिवार्य रूप से बैंक अपने पास रखते हैं, जिसका प्रयोग वह ऋण देने के लिए नहीं कर सकते, अर्थात कह सकते हैं कि वह अर्थव्यवस्था से बाहर हो जाता है। ठीक है, जैसा और वर्तमान में अगर हम बात करें तो वर्तमान में सीआरआर जो है वह 4.5% है। ठीक है, और एसएलआर जो है वह आपका 19% है। तो अगर करंट में अगर पूछ ले तो भी याद रखिएगा, अभी आज जो रेट है वो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, आज सीआरआर 4.5% है और एसएलआर 19% है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा डियर मनी प्रिय धन का सही प्रभाव है? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, उधार महंगा हो जाता है। इसके अंतर्गत जो है उधार महंगा हो जाता है, ऑप्शन बी सही है। बैंक दर में वृद्धि निम्नलिखित में से क्या दर्शाता है? बैंक दर में वृद्धि जो है यह दर्शाता है कि ब्याज दरों में वृद्धि हो गई है। ठीक है, जैसे बैंक दर में वृद्धि होती है। बैंक दर क्या है? बैंक दर वह दर है जिस पर आरबीआई बैंकों को ऋण देती है। और अगर बैंक दर में वृद्धि हो रही है, पहले मान लीजिए 4% था, इसमें अगर 6% हो गया तो पहले जो ऋण दिया जाता था उस पर ब्याज लगता था 4%, अभी लगेगा 6%। तो इससे क्या होगा? ब्याज दरों में वृद्धि हो रही है ना, तो ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आरआरबी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को की गई थी। इसका उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में बचत को बढ़ावा देना और वहां उत्पादक गतिविधियों में सहायता देना है। बताइए इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट देखिए, सीआरआर में वृद्धि अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव डालेगा? सीआरआर में जो वृद्धि है वह अर्थव्यवस्था पर, अगर हम अर्थव्यवस्था की बात करें तो इसका प्रभाव जो पड़ेगा अर्थव्यवस्था में वह पड़ेगा कि बैंकों की ऋण देने की क्षमता में कमी आएगी। अगर सीआरआर में वृद्धि होगी तो जैसे मान लीजिए अभी वर्तमान समय में सीआरआर 4.5% है। ठीक, तो इसमें क्या है कि बैंकों के पास जो कुल जमा राशि है उसका 4.5% वो क्या कर रहे हैं? आरबीआई के पास रख रहे हैं गिरवी, और इसके बदले उनको क्या मिल रहा है? सरकारी प्रतिभूति मिल रही है। ठीक है, और अगर सीआरआर में वृद्धि हो जाएगी और यह बढ़ करके कितना हो जाए? यह बढ़ करके हो जाए मान लीजिए आपके 5% हो जाए, 5% हो जाए, या फिर से मान लीजिए 5.5% हो जाए। ठीक है, मान लीजिए 5.5% हो जाए, तो इसमें क्या होगा कि अब जो बैंकों को आरबीआई के पास रखना होगा वो कितना रखना होगा? 5.5% रखना होगा। और इसमें कितना बढ़ोतरी हो रहा है? 1% का हो रहा है। तो पहले जो बैंक 1% का प्रयोग ऋण देने के उद्देश्य से कर सकते थे वो तो अब नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो 1% आरबीआई के पास चला गया है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि सीआरआर में जब वृद्धि होती है तो बैंकों की ऋण देने की क्षमता में कमी आती है। ऑप्शन सी जो है वो सही है। न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है?
इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन बी संघाई में, जिसे आपके ब्रिक बैंक के नाम से भी जाना जाता है, न्यू डेवलपमेंट बैंक को, और इसका मुख्यालय है संघाई में। ठीक है। और अगर हम बात करें इसकी स्थापना की, इसे 15 जुलाई 2014 को इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। संघाई, इसे ब्रिक बैंक के नाम से भी जाना जाता है, न्यू डेवलपमेंट बैंक को। तो क्वेश्चन कहीं से भी बने, किसी भी नाम से बने, आप लोग बस उसे सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, गलत नहीं होना चाहिए, मेरा मेन मकसद ये है। ठीक है, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा हो, आप लोगों के लिए थोड़ी सी भी प्रोडक्टिव हो, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था रेजिडेक्स इंडिया इंडेक्स जारी करती है? रेजिडेक्स इंडिया इंडेक्स जारी करने वाली जो संस्था है वह है राष्ट्रीय आवास बैंक, राष्ट्रीय आवास योजना। ऑप्शन बी जो है वह सही है। नेक्स्ट देखिए, भारत सरकार की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी? भारत सरकार की जो प्रथम पंचवर्षीय योजना है वह हैराड डोमर मॉडल पर आधारित थी। ऑप्शन बी जो है वह सही है। ठीक है, जिसका अगर हम 1951 से लेकर के 1956 तक इसका टाइम ड्यूरेशन था। ठीक है, और इसमें मुख्य रूप से जिस पे जो है फोकस किया गया था वह कृषि, सिंचाई, आधारभूत ढांचे, इन सब पे मुख्य रूप से फोकस किया गया था। इन सब में कैसे सुधार किया जा सकता है, कैसे कृषि उत्पादकता को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, सिंचाई गतिविधियों को कैसे अच्छा किया जा सकता है। ठीक, तो मुख्य रूप से इसी पे फोकस था। मतलब कह सकते हैं कि प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है कृषि पर ही आधारित थी, कृषि पे फोकस किया गया था। नेक्स्ट देखिए, इसमें पूछ रहा है कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? पाँचवीं पंचवर्षीय योजना, इसका जो टाइम ड्यूरेशन है 1961 से 66, आठवीं पंचवर्ष 1992 से 97, 11वीं 7 से 12, 12वीं 12 से 17। इसका सही आंसर ऑप्शन है। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना जो है इसका समय 1974 से 1979 है। ठीक है, 1974 से 1979 है। ठीक, न कि 61 से 66। तो ऑप्शन ए जो है वह सही है। बाजार में श्रम की आपूर्ति निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है? बाजार में श्रम की जो आपूर्ति है वह श्रम बल में जनसंख्या का अनुपात कितना है, प्रत्येक व्यक्ति द्वारा कार्य किए गए कुल घंटों की संख्या, मतलब व्यक्तियों द्वारा कितना कार्य किया जा रहा है, कितने घंटे, जनसंख्या का आकार कितना है, ये सब निर्भर करती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। किसी क्षेत्र में फसलों की स्थानिक व्यवस्था निम्नलिखित में से क्या कहलाती है? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन ए, उसे फसल प्रतिरूप कहा जाता है। खाद्य उत्पाद ई कॉमर्स के लिए प्रत्यक्ष मार्ग के अंतर्गत कितने प्रतिशत एफडीआई की अनुमति दी गई है? इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन ए 100%। कॉमर्शियल पेपर शब्द हाल ही में आईएल और एफएसएस संकट के संबंध में समाचारों में बना रहा। कॉमर्शियल पेपर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक असुरक्षित मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है और निवासी भारतीय अर्थात एनआरआई और विदेशी संस्थागत निवेशक एफआईआई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट इनको वाणिज्यिक पत्र में निवेश करने की अनुमति नहीं है। आपको बताना है कि कौन सा कथन जो है वो सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए, पहला सही है दूसरा गलत है। ठीक है, देखिए इसमें पहला सही दूसरा गलत है क्योंकि कारपोरेट प्राथमिक डीलर और अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान आईआईएफआई वाणिज्यिक पत्र जारी करने के पात्र होते हैं। ठीक है, और यह जो है दोनों के द्वारा इसमें निवेश किया जा सकता है। तो दूसरा जो है वो गलत है। भारत सरकार ने कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए किस वर्ष तक 100 गीगावाट सौर ऊर्जा स्थापित करने का लक्ष्य रखा है? इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन बी 2022। पहले 2024 था जिसे कम करके 2022 कर दिया गया था, जिसके अंतर्गत ये है कि भारत सरकार द्वारा 100 गीगावाट सौर ऊर्जा स्थापित की जाएगी और यह जो है कि नवीकरणीय ऊर्जा के माध्यम से स्थापित किया जाएगा। ठीक है, उत्पादन किया जाएगा, जिसके अंतर्गत ये लक्ष्य रखा गया है कि पवन ऊर्जा से 60 गीगावाट। ठीक है, पवन ऊर्जा से 60 गीगावाट, उसके बाद आपकी बायो पावर से 10 गीगावाट, बायो पावर से 10 गीगावाट, लघुपन बिजली से 5 गीगावाट स्थापित करने की बात की गई है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। भारत में दूध उत्पादन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है। यह 2021 के आंकड़ों के अनुसार जो है पूछा जा रहा है। ठीक है, 2021 में जहां 209 मिलियन मीट्रिक टन दूध का उत्पादन किया गया था। आपको बताना है कौन सा कथन सही है। इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही हैं। ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, G20 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये क्वेश्चन आप लोग देखिएगा थोड़ा ध्यान से। ठीक है, क्योंकि
2023 में भारत जो है G20 की अध्यक्षता कर रहा है, तो हो सकता है कि G20 से रिलेटेड क्वेश्चंस जो है आप लोगों से पूछे जाएं। ठीक है, G20 का उद्देश्य वैश्विक वित्तीय स्थिरता को सुरक्षित करना और सतत वैश्विक आर्थिक विकास प्राप्ति की दिशा में सहयोग करना है। G20 की 18वीं बैठक जो है 2023 नई दिल्ली में होने वाली है। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या है। इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही हैं। अगर G20 के बारे में हम कुछ बात करें तो यह जो 2023 मतलब इस वर्ष भारत में जो होगा G20 की बैठक जो हो रही है वह आपकी 18वीं बैठक है। इसके पहले कहाँ हुई थी, इंडोनेशिया के बाली में हुई थी जो 17वीं थी। ठीक है, और G20 अगर इसकी स्थापना की बात पूछ ले, इसकी स्थापना हुई थी 26 सितंबर 1999 को। ठीक, 1999 को। इसके सदस्य देशों की अगर हम बात करें तो इसमें टोटल 19 देश हैं और एक संस्था है, अर्थात यूरोपीय यूनियन भी इसका एक मेंबर है। तो इसको मिलाकर के टोटल 20 हो जाते हैं। ठीक है, मतलब 20 इसमें देश नहीं है, एक पूरा जो यूरोपीय यूनियन है वो इसका मेंबर है। ठीक है, तो इसका आप लोग याद रखिएगा, इससे रिलेटेड फैक्ट जो है पूछ सकते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब प्रारंभ की गई थी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत हुई थी मई 2016 में। ऑप्शन बी जो है वह सही है। नेक्स्ट देखिए, एनबीएफसी को किस अधिनियम के अंतर्गत विनियमित किया जाता है। इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन सी, कंपनी अधिनियम 1956 के तहत एनबीएफसी को अधिनियमित किया जाता है, जो एक गैर बैंकिंग वित्तीय निगम है। निम्नलिखित में से किस स्थिति में किसी उत्पाद की घरेलू कीमत किसी देश में विश्व कीमत के बराबर होगी। इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन डी, जब दो देशों के मध्य मुक्त व्यापार समझौता होता है। तो अभी मान लीजिए भारत का ऑस्ट्रेलिया के साथ मुक्त व्यापार समझौता हुआ है, तो भारत में किसी चीज़ का उत्पादन हो रहा है और उस वस्तु का मूल्य भारत में जो होगा वही मूल्य उसका ऑस्ट्रेलिया में भी होगा। ठीक है, मतलब उस पर जो है टैक्स वगैरह नहीं लगाया जाता है, यही होता है मुक्त व्यापार समझौता। ठीक, मौद्रिक नीति समिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आरबीआई के गवर्नर इस समिति के अध्यक्ष होते हैं। मौद्रिक नीति समिति का गठन भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1935 के अंतर्गत किया गया है। आपको बताना है कौन सा कथन सही है। इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रास्फीति की दर में वृद्धि का प्रत्यक्ष कारण नहीं है। आय में वृद्धि, पेट्रोल के दाम में वृद्धि, सीआरआर में वृद्धि, मांग में वृद्धि। मुद्रास्फीति की दर में वृद्धि का प्रत्यक्ष कारण नहीं है, ये आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 और 3, पेट्रोल के दाम में वृद्धि और सीआरआर में वृद्धि। यह मुद्रास्फीति की दर में वृद्धि का प्रत्यक्ष कारण नहीं है, जबकि आय में वृद्धि और मांग में वृद्धि। मान लीजिए आय में वृद्धि हो जाए, आय में वृद्धि होगा, पैसे अधिक मिलेंगे तो उपभोग भी बढ़ेगा, और मांग में अगर वृद्धि हो जाए, ठीक है, मांग में वृद्धि मतलब कोई मार्केट में जो वस्तु है उसको खरीदने के लिए जितना उत्पादन नहीं हो रहा है उससे ज़्यादा उसकी खरीदारी हो रही है, तो उसका जो मूल्य है डेफिनेटली बढ़ना ही है। ठीक है, तो जो प्रत्यक्ष है वो आय में वृद्धि और मांग में वृद्धि बढ़ने से जो है मुद्रास्फीति प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है। नेक्स्ट देखिए, उजाला योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों में क्या सही है। योजना का उद्देश्य दैनिक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कमी करना है। योजना ऊर्जा और संसाधन संस्थान द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। इस योजना के तहत सरकार 1/3 बाजार मूल्य पर घरों में एलईडी बल्ब उपलब्ध कराएगी। आपको बताना है कौन सा कथन सही है। इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन सी, 1 और 3 सही है, दूसरा गलत है। दूसरे में क्या कहा जा रहा है कि योजना ऊर्जा और संसाधन संस्थान द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है, यह गलत है। ठीक है, अगर इसकी हम बात करें तो उजाला योजना की शुरुआत 1 मई 2015 को की गई थी। 2015 में इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, और यह योजना एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड EESL द्वारा देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में लागू की जाएगी। ठीक है, तो इसका जो क्रियान्वयन है वह EESL द्वारा किया जाता है। ठीक है, ठीक, नेक्स्ट देखिए, उज्ज्वला योजना 2.0 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आवेदन किया हुआ 18 वर्ष होनी चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, एक ही घर में किसी के पास कोई अन्य LPG कनेक्शन नहीं होना चाहिए। बताइए इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही सुमेलित हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है। कौन सा प्रत्यक्ष कर है आपको बताना है। निगम कर हो गया, संपत्ति कर हो गया, आय कर हो गया, तीनों जो है प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आते हैं, तो ऑप्शन डी जो है वो सही है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि की भूमिका नहीं है। सबसे बड़ा निर्यात प्रदाता, सबसे बड़ा रोजगार प्रदाता, उद्योग को कच्चा माल प्रदाता, पूंजी निर्माण में योगदान।
इसमें पूछ रहा है कि कृषि की भूमिका किसमें नहीं है। इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन ए, सबसे बड़ा निर्यात प्रदाता तो नहीं है लेकिन सबसे बड़ा रोजगार प्रदान करने वाला, उद्योगों को कच्चा माल उपलब्ध कराने वाला और पूंजी निर्माण में योगदान करने वाले, ये तीनों जो हैं इसमें कृषि क्षेत्र मुख्य भूमिका निभाती है, जबकि पहला जो है वो गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा समानांतर फसल का उदाहरण है? समानांतर फसल का उदाहरण कौन सा है आपको बताना है। इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन बी, गेहूँ और सरसों जो है वह समानांतर फसल का उदाहरण है, क्योंकि गेहूँ के साथ सरसों भी बोया जाता है और एक ही साथ दोनों होता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यह है आज का लास्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन वैश्विक वन आकलन रिपोर्ट जारी करता है? इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन ए, UNFO। ठीक है, UNFAO द्वारा जो है अंतर्राष्ट्रीय संगठन यह है जिसके द्वारा वैश्विक वन आकलन रिपोर्ट जारी किया जाता है। तो ऑप्शन ए जो है वो सही है। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। और यह जो पार्ट है यह जो प्रैक्टिस सेट है वह 3 पार्ट में आएगा। पहला पार्ट में 50 प्रश्न, दूसरे पार्ट में 50 और तीसरे पार्ट में 50 प्रश्न रहेंगे। तो आप लोग जो है चैनल पे अगर आप नए हैं और अब तक ज्वाइन नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लें। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। और इसका PDF जो है जैसे ही वीडियो या फिर कह सकते हैं कि यह टेस्ट सीरीज कंप्लीट होगा, इसका PDF टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा, तो जिसे ज़रूरत हो वहाँ से डाउनलोड कर सकता है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।